Welcome back everyone. Let's see example of instance variable. So सबसे पहले मैंने क्लास कीवर्ड यूज़ किया है क्योंकि एवरी जावा प्रोग्राम बिगिन विद अ क्लास और एक क्लास की बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक. ओके, एंड देन क्लास नेम है इंस्टेंस. सो रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल के लिए क्लास नेम इंस्टेंस लिया है. एंड देन इनसाइड द क्लास दो मेथड को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. फर्स्ट हमारा मेथड है, एक खुद से मैंने एक मेथड क्रिएट किया है सब नाम से, ठीक है, और दूसरा हमारे पास मेन मेथड है. ठीक है, तो मेन मेथड को तो आपको हमेशा हर क्लास में यूज़ करना है, नॉट हर क्लास, एक पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम में हमेशा आपको मेन मेथड का यूज़ करना ज़रूरी है, नेसेसरी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा आप एक से ज़्यादा मेथड जो है क्लास में क्रिएट कर सकते हो. नाउ फर्स्ट मेथड सब. सो सब में मैंने कोई पैरामीटर नहीं पास किया है. एंड देन इसका रिटर्न टाइप जो है void मीन्स इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग. एंड द पब्लिक कीवर्ड से मतलब है कि इसको हम क्लास में कहीं पे भी जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये एक्सेस मॉडिफायर है. नाउ इनसाइड द सब मेथड एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने y. ठीक है, तो y एक लोकल वेरिएबल है, तो मेमोरी में y के लिए एक स्पेस क्रिएट होगा. एंड देन इसमें मैंने वैल्यू इनिशियलाइज की है 50, तो यहाँ पे वैल्यू 50 स्टोर हो जाएगी. ओके, एंड देन प्रिंटलन मेथड की हेल्प से मैंने जो है दो वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सेस किया है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया है और दूसरा वेरिएबल मैंने इस मेथड के बाहर डिक्लेयर किया है x. ओके, x इज अनदर वेरिएबल और इसको मैंने सब मेथड के बाहर डिक्लेयर किया है और मेन मेथड के बाहर डिक्लेयर किया है. तो मतलब कि ये वेरिएबल x जो है किसी भी मेथड में डिक्लेयर नहीं हुआ है, ये क्लास में डिक्लेयर हुआ है. ठीक है, तो जब कोई मेथड अगर क्लास में डिक्लेयर होता है इसका मतलब वो मेथड क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है. सो इट इज इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है, ये आप. एंड देन मेन मेथड यूज किया है. मेन मेथड में मैंने इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और रेफरेंस वेरिएबल IV. ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं हम इसको लेटर ऑन वीडियोस में देखेंगे, बट यहाँ पे मैं इन शॉर्ट समरी बता देता हूँ कि रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको पर्टिकुलर जो है मेथड का नाम पहले लिखना होगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्लास का नाम लिखना होगा. तो क्लास हमारे पास क्या है, इंस्टेंस. इंस्टेंस नाम की क्लास है. यहाँ पे मैंने IV एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है और इस रेफरेंस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए मैं न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ. न्यू क्या है, न्यू एक ऑपरेटर है जिसकी हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है क्रिएट करते हैं. तो इस न्यू वर्ड की वजह से क्या होगा, हीप में IV के लिए एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा. सो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक रेफरेंस क्रिएट होगा और IV के जरिए आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो है एक्सेस कर सकते हो, वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो x हो चाहे वो y हो. एंड देन यहाँ पे इंस्टेंस और ब्रैकेट. इंस्टेंस ब्रैकेट है, ये कंस्ट्रक्टर है. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर, न्यू कीवर्ड और ये रेफरेंस वेरिएबल और क्लास नेम, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. एंड देन इस रेफरेंस वेरिएबल डॉट जो मेथड है, मेरा सब मेथड है, इस सब मेथड में मेरे पास दो प्रिंटलन मेथड है. तो इन दो प्रिंटलन मेथड को डायरेक्टली मैंने क्या किया है, कॉल किया है. तो रेफरेंस वेरिएबल डॉट और जो भी मेथड आप जिस भी मेथड से वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो उस पर्टिकुलर मेथड का नाम. सो व्हाट हैपन, x और y जो वैल्यूज होंगी उसको हम इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के जरिए कॉल कर रहे हैं. ठीक है, तो IV डॉट सब का मतलब है कि आप जो है रेफरेंस वेरिएबल IV के जरिए किसी भी मेथड को जो है कॉल कर रहे हो और उस मेथड में जो भी वैल्यूज प्रेजेंट है उसको आप एक्सेस कर सकते हो. तो इससे क्या होगा, x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. नाउ वन मोर थिंग, x यहाँ पे मैंने जो है इसको एज अ इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया है, बट इस x को मैंने इनसाइड दिस सब मेथड यूज किया है. क्या ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि आप किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को किसी मेथड या किसी कंस्ट्रक्टर या फिर किसी ब्लॉक में भी यूज कर सकते हो. तो इसकी जो स्कोप और लाइफ टाइम है वो थ्रू आउट द क्लास होती है. ठीक है, तो इस वेरिएबल x को आप इस मेन मेथड में भी यूज कर सकते हो, इस सब मेथड में भी यूज कर सकते हो या फिर दूसरे कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक में यूज कर सकते हो. ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो
रिजल्ट जो आएगा वो आएगा वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, आउटपुट में रिजल्ट शो होगा वैल्यू ऑफ x। सो x हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है और इसको मैंने कोई वैल्यू जो है इनिशियलाइज नहीं की है। तो मैंने ये बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होती है अगर आप उसको इनिशियलाइज नहीं करते हो। और यहाँ पे हमारा जो इंस्टेंस वेरिएबल x है वो इंटीजर टाइप का है, मीन्स इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी 0। सो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा आपको वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड देन वैल्यू ऑफ y। y हमारा कैसा वेरिएबल है, y है लोकल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। अगर आप लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे और विदाउट इनिशियलाइजेशन उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो कंपाइलेशन एरर शो होगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वेरिएबल y को इनिशियलाइज किया हुआ है 50 वैल्यू से। सो आउटपुट में क्या शो हो जाएगा 50। ओके, सो आई थिंक मोर पॉइंट्स आर क्लियर कि लोकल वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। लोकल वेरिएबल को आप इनिशियलाइज करोगे तो ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, लोकल वेरिएबल को आप किसी मेथड या फिर किसी कंस्ट्रक्टर या फिर किसी ब्लॉक में ही उसको डिक्लेयर करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टेंस वेरिएबल को आप क्लास के बाहर डिक्लेयर कर सकते हो। इस इंस्टेंस वेरिएबल को मैं इस क्लास के टॉप में भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, क्लास के बॉटम में भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, बट जनरली कन्वेंशन जो है ये होता है कि हम हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास के टॉप में डिक्लेयर करते हैं। ये गुड प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप इंस्टेंस वेरिएबल को टॉप में डिक्लेयर, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को हम जब रीड करेंगे और स्टार्टिंग में ही हमने अगर क्लास के अंदर कोई वेरिएबल देख लिया मीन्स वो एक इंस्टेंस वेरिएबल है, और अगर हम इसको बीच में कहीं डिक्लेयर करते हैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, बट कंपाइलर जो है इसको इग्नोर कर देता है। कंपाइलर समझ जाता है कि हाँ ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है क्योंकि इसको हमने मेथड, ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, सो these are the points which you have to know about the instance variable. Okay, so in the next video we will see further examples of instance variables.